7 अक्टूबर 1950 का दिन था। चीन की सेना ने अपने पड़ोसी तिब्बत में घुसकर इस 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। जब दुनिया के सारे देश आज़ाद हो रहे थे तब तिब्बत को गुलाम बना लिया गया। आज भी तिब्बत चाइना के कब्जे में है और तिब्बत की एक बड़ी बौद्ध आबादी भारत में रहती है। लेकिन चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया क्यों? ऐसा क्या था तिब्बत में जो कि उसने बेहद शांत रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के इस देश पर कब्जा कर लिया और आज भी इस कब्जे को नहीं छोड़ा है? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर तिब्बत की इकोनॉमी और यहाँ रहने वाले लोगों को आप देखोगे तो लगेगा कि तिब्बत पर कब्जा करने की तो कोई बेवकूफ ही सोच सकता है। एक ऐसा देश जहां पर बहुत कम लोग रहते हों, जिन्हें ना तो ये पता हो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, बौद्ध धर्म को मानने वाली आबादी जो भिक्षा मांगकर गुजारा करती हो, खेती भी इतनी कि बस खुद का पेट भर जाए बस, पथरीली जमीन और हाड़ कपा देने वाली सर्दी। लेकिन चाइना ने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास 3 बड़ी वजहें थी तिब्बत को जीतने की। यहाँ तक कि 1949 में जब चाइना आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह तय कर लिया कि वो तिब्बत को अपना गुलाम बनाकर रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाइना के साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर कब्जा चाहते थे और तिब्बत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते थे। असल में तिब्बत में 1940 के दशक में कई मिनरल खोजे गए थे। इसमें लिथियम, यूरेनियम मेन थे। इसके साथ ही तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पठार है। एशिया में बहने वाली कई बड़ी नदियां तिब्बत से निकलती हैं। ऐसे में जब भी पानी की किल्लत होगी, यह इलाका चाइना को फायदा दिलाएगा। इसलिए चाइना की इस जगह पर नजर थी। इस जगह पर कब्जा करके वो भारत और पाकिस्तान के बेहद करीब आ जाता और उन पर नजर रख सकता था। इसलिए भी चाइना तिब्बत को लेकर सीरियस था। दूसरी बड़ी वजह थी आइडियोलॉजी। चाइना में कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग धर्म को नहीं मानते थे, वो नास्तिक हैं। वहीं तिब्बत में बौद्ध धर्म को एक बड़ी आबादी मानती थी। ऐसे में कम्युनिस्ट तिब्बत को एक ऐसी जगह मानते थे जहां पर लोग धर्म की बेड़ियों से जकड़े हुए थे। और चाइना की कम्युनिस्ट सरकार का मानना था कि तिब्बत के लोगों को धर्म तंत्र से मुक्ति की जरूरत है। अब ये थ्योरी अगर आप देखोगे तो किसी भी देश को गुलाम बनाने का सटीक तरीका है। जैसे हमारे देश पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया कि हम असभ्य हैं और सभ्य बनाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को ही मिली हुई है, क्योंकि व्हाइट्स ही, गोरे लोग ही दुनिया के सबसे सभ्य लोग हैं। अंग्रेजों का ऐसा ही फॉर्मूला चीन अपना रहा था। इन सबके साथ चाइना एक और तरीका अपना रहा था। चीन का कहना था कि तिब्बत कभी उनका ही हिस्सा था, वो उनकी टेरिटरी थी। चीन का कहना है कि 700 साल से भी ज्यादा समय से तिब्बत पर उसका कब्जा रहा है, इसलिए 1950-51 में तिब्बत पर कब्जा करके उसने अपनी पुरानी टेरिटरी को ही चाइना में मिलाया है। हालांकि तिब्बत के लोग इस बात को नहीं मानते। तिब्बत के इतिहास को अगर देखा जाए तो बेहद कम टाइम के लिए ही तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दोनों ही देश एक लंबे टाइम तक मंगोलों के गुलाम थे। साल 1720 के दौरान जब किंग डायनेस्टी ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तब भी तिब्बत के अंदरूनी मामलों में चाइना ने बहुत ज़्यादा दखल नहीं दिया। फिर साल 1911 में तिब्बत ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, क्योंकि किंग डायनेस्टी का शासन खत्म हो गया था। लेकिन कहानी बदल गई तब जब साल 1949 के आसपास चाइना आज़ाद होने वाला था। इस दौरान तिब्बत और चाइना के बीच टेंस माहौल था। चाइना ने तिब्बत को 3 शर्तों का ऑफर दिया। पहली शर्त थी कि तिब्बत खुद को चाइना का हिस्सा माने। दूसरी शर्त थी कि तिब्बत की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चाइना उठाएगा। और तीसरी शर्त ये कि तिब्बत का ट्रेड और तिब्बत के विदेशी संबंध कैसे होंगे, ये चाइना तय करेगा। इस ऑफर के साथ ये बात भी तय थी कि तिब्बत अगर नहीं मानेगा तो जंग होकर रहेगी। इसीलिए चाइना ने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को तैयार कर लिया। ये वो सेना थी जिसने अंग्रेजों और यूरोप के बाकी देशों के साथ जंग लड़ी थी और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तिब्बत की सेना बहुत ज़्यादा छोटी थी और अनएक्सपीरियंस थी। दोनों के बीच में मुकाबला हाथी और चींटी की तरह था। सबसे बड़ी बात यह थी कि तिब्बत का बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं था, कहीं से भी तिब्बत पर हमला किया जा सकता था और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम थी। और तिब्बत एक ऐसी जगह भी थी कि दुनिया के देशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तिब्बत उनके कंट्रोल में आए, क्योंकि किसी को उससे फ़ायदा नहीं होना था।
इन्हीं सारी कंडीशंस के बीच में 7 अक्टूबर 1950 को चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया। सबसे पहले चाइनीज सेना ने तिब्बत के ईस्ट से यांगसे रिवर को पार किया और फिर तिब्बत के खाम प्रोविंस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 19 अक्टूबर को इसने चामडो शहर पर कब्जा किया। यहाँ तिब्बतियों से घंटों लड़ाई चली, जिसमें 180 लोग मारे गए और 3000 लोग बंदी बना लिए गए। इसके बाद चाइना ने चामडो के गवर्नर को ल्हासा भेजा और कहा कि देर नहीं हुई है, पहले के प्रस्ताव को मान लो, हम लड़ाई रोक देंगे। फिर कुछ महीनों तक दोनों के बीच में बातचीत चली और आखिर में मई 1951 में 17 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस समझौते से चाइनीज आर्मी के पास तिब्बत का पूरा कंट्रोल हो गया और जैसा कि वो चाहते थे, अब तिब्बत को धर्मतंत्र से मुक्त कर सकते थे। हालांकि तिब्बत को उसकी आंतरिक सरकार चलाने का अधिकार था, लेकिन चाइना मन से ऐसा नहीं चाहता था। यही वजह थी कि संधि के साइन होते ही चीनियों ने तिब्बत के पूरे प्रशासन को खत्म कर दिया और फिर बड़े पैमाने पर अपनी कम्युनिस्ट रिफॉर्म पॉलिसी शुरू कर दी। तिब्बत में मौजूद मठों को तोड़ दिया गया। स्कूली शिक्षा से लेकर यहाँ की कल्चरल वैल्यूज तक को पूरी तरह से बदल दिया गया। इन सब से तिब्बत के धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंची, जनता परेशान थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह भड़का। ल्हासा शहर में खबर उड़ी कि तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को अरेस्ट किया जा सकता है। यह सुनते ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ल्हासा की सड़कों पर चाइना और प्रोटेस्टर्स के बीच में भिड़ंत हो गई। जवाब में चाइनीज आर्मी ने ल्हासा पर लगातार गोलाबारी की। ल्हासा के जितने भी खूबसूरत मठ थे तबाह हो गए और 80,000 तिब्बती इस लड़ाई में मारे गए। आखिर में 23 मार्च को दलाई लामा ने ल्हासा को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। वहां से वो भारत आए और भारत आकर उन्होंने सबसे पहले चाइना के साथ जो समझौता हुआ था उसे रिजेक्ट कर दिया। दलाई लामा ने खुद को तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी तिब्बत पर चाइना के कब्जे की। साल 1959 से आज तक दलाई लामा भारत में रह रहे हैं और तिब्बत की निर्वासित सरकार को चलाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।